इमरान, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इसकी कॉम्पोजिशन और दीगर मामलात के ऊपर जो बेतहाशा तरमीम आ गई हैं, एक तो मुख्तसरन अब ये बता दीजिए कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि एग्जीक्यूटिव ने अदलिया को अपने ताबे करने की ठान ली है, और इन तरमीम के बाद अदालती जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, वो ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो सकती है? इसके ऊपर ज़रा हमें मालूमात भी दीजिए और अपना व्यू भी दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। आज का प्रोग्राम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोग्राम हम उस दिन कर रहे हैं जब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो सेनेट के ऐवान से मंजूर हुई। अब इस तरमीम का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पे जो डिबेट है वो 3 एस्पेक्ट से हो सकती है। एक उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो सकता है, एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट हो सकता है, और तीसरा जो है फैक्चुअली आप उसका एस्पेक्ट देख सकते हैं कि वो इम्पैक्ट क्या करेगी या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। रजा साहब, आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ऑलरेडी वो बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन जरी सी बात है कि नाजरीन के लिए यहाँ पे बताना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जुरिस्डिक्शन थे। जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है उसमें एक आईनी अदालत तख्लीक की गई है या उसका कयाम अमल में लाया गया है। तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 अख्तियारात थे। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का एपलेट जुरिस्डिक्शन था। एपलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ जो अपीलें आती थी, सुप्रीम कोर्ट वो केसेस सुना करती थी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के केसेस आ जाते थे। उसमें जो प्रोविंसेस के तनाज़ात थे, इस नोयत के मुकदमात आ जाते थे। तो अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 184(3) का अख्तियार खत्म नहीं हुआ, बल्कि इन दोनों जो अख्तियारात हैं, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का और जो एपलेट जुरिस्डिक्शन था, उसमें एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया, उनको बाइफरकेट कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट के तौर पे जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। अब एपलेट फोरम में जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे या आते हैं 184(3) में, वो रजा साहब केस होते हैं या तो रेंट के केसेस होते हैं या आम लोगों के प्रॉपर्टीज के केसेस होते हैं, या फिर उसमें फौजदारी मुकदमात होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के केसेस होते हैं, फैमिली के केसेस होते हैं। यानी प्योरली ये एक ऐसा बंच है मुकदमात का जिसमें बराह रास्त जो अवाम होते हैं वो रिलीफ के लिए, दादरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करते हैं। ये बराह रास्त अवाम की इंसाफ का मतलब आप यूं कह लें कि ये एक पूरा एक एस्पेक्ट है सुप्रीम कोर्ट में। जो 184(3) है जिसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं, उसमें पॉलिटिकल नेचर के मुकदमात आ जाते हैं, जिसे हम इंटरप्रिटेशन के केसेस भी कह देते हैं। वो लीगल इंटरप्रिटेशन भी होती है, वो अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी होती है। तो अब ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी इंटरप्रिटेशन के पॉलिटिकल जो क्वेश्चन वाले केसेस हैं वो चले गए हैं आईनी अदालत के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो फोकस होगा वो पब्लिक के केसेस का होगा। बराह रास्त अवाम जो मुतासरा होती है, चाहे वो रेंट केसेस से मुतासरा हो, चाहे वो कोई फैमिली मैटर हो, चाहे कोई मार धाड़ का, कत्ल का केस हो, या कोई और इस नोयत का केस हो, वो सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ क्वेरली उन केसेस को सुनेगी। बाकी केसेस जो है वो चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब यहां पर जो बात होती है कि अदलिया की आजादी पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। सबसे पहले तो ये देखें कि इस पूरे 27वीं आईनी तरमीम के पैकेज में एक आईनी अदालत है जो इसमें नुक्ता है तरमीम का। दूसरा आर्टिकल 243 है और तीसरा 248 सदर पाकिस्तान का इस्तिस्ना। फिलहाल तो हम बात कर लेते हैं आईनी तरमीम पे, जिसपे बात कही जाती है कि अदलिया की आजादी सलब हो गई। क्यों सलब हो गई जी? जजेस का ट्रांसफर हो जाएगा और जजेस की कंसेंट उसमें खत्म कर दी गई। लेकिन रजा साहब, जो जुडिशियल कमीशन बनेगा 27वीं आईनी तरमीम में, उस जुडिशियल कमीशन में आप जरा वहां पे बैठे जो लोग हैं उनके ओहदे सुन लें। उसमें आईनी अदालत का सरबराह भी होगा, सरबराह मतलब चीफ जस्टिस होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा। उस जुडिशियल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज भी होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सीनियर जज भी होगा, और एक जज, दोनों चीफ जस्टिस जो हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मिलकर जो है वो 5वें जज की नॉमिनेशन करेंगे। हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस भी होंगे, यानी मजमूई तौर पे
4 चीफ जस्टिस जो हैं इस जुडिशियल कमीशन में बैठे होंगे जब किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जजेस की तादाद ज्यादा होगी, ये तो 4 चीफ ठीक। जस्टिस है ना। अगर जी जी। 4 चीफ जस्टिस अगर किसी जज के ट्रांसफर के हवाले से किसी इनिशिएट प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं, उस पर भी अगर लोग ये एतराज उठाएं कि ये अदलिया की आजादी तलब हो गई, किसी जज को उठा के दूसरी हाई कोर्ट में फेंक दिया जाएगा, तो उस सारे प्रोसेस को देख कौन रहे हैं? अदलिया के लोग ही देख रहे हैं ना। और फिर इसमें जो एक चीज है, अगर किसी एक चीफ जस्टिस ने भी जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की थी, मोहम्मद अली मदर साहब की थी, उसी इंटरप्रिटेशन को लेते हुए कि किसी भी एक मौके पे जिस हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर हो रहा है, उस हाई कोर्ट का जज अगर ट्रांसफर से इनकार कर दे, जिस हाई कोर्ट में जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनकार कर दे, और अगर चीफ जस्टिस इनकार कर दें तो ये ट्रांसफर का प्रोसेस वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, वहीं पे रुक ठीक। जाएगा। तो सारा बिल्कुल। कुछ तो अदलिया के अंदर है, लेकिन तो अदलिया की आजादी कैसे तलब होती है? लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं आईनी कोर्ट के, उसकी अपॉइंटमेंट तो एग्जीक्यूटिव कर है ना। देखिए, ये बहुत बड़ा इसके ऊपर एतराज आ रहा है इमरान, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, ये हाँ। एतराज भी है कि एग्जेक्टिव कर रहा है। क्या ये जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट नहीं है? ऑलरेडी जज है ना, कोई नया बंदा तो बाहर से ला के आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बन रहा। हाँ। कोई नया बंदा आईनी अदालत का चीफ जस्टिस नहीं बन रहा, वही जज लग रहे हैं जो ऑलरेडी जज लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पहले बैच में। दूसरा ये है, इसी बात का सवाल, ये तो हमने 18वीं तरमीम से आगे शुरू किया ना कि जुडिशियल कमीशन, ये सिर्फ पहला बैच जो है वो एग्जेक्टिव ने लगाना है। हाँ। पहले 7 जजेस का बैच लगना है, उसके बाद जजेस की तादाद बढ़ती है, ये जज रिटायर होंगे, जब नए जज अपॉइंट करने होंगे वो जुडिशियल कमीशन के तरीकाकार के तहत ही होंगे, ठीक उनकी अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन ही करेगा। ठीक अब ठीक। एग्जेक्टिव के लगे हुए जो जज होते हैं, मेरे ख्याल से रजा साहब आपको भी यहाँ पे गवाही देनी चाहिए, आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ते होंगे। जी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपने भी पढ़े होंगे जहां पे जुडिशियल कमीशन ने तैनातियां की। उस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले भी आपने पढ़े होंगे जब जजेस जो है वो चीफ जस्टिस और एग्जेक्टिव के मुशावरत के साथ लगते थे, जुडिशियल कमीशन नहीं था। तो जी। हाँ पावरफुल जजमेंट किस दौर की है? जजेस के ट्रांसफर के हवाले से, जजेस के अख्तियारात के हवाले से, चीफ जस्टिस कैसे लगेगा, किसी जज को काम से कैसे रोका जा सकता है, मलिक असद अली केस हो, अल जहाद ट्रस्ट केस हो, ये कौन सी अदलिया के फैसले थे जो हाँ अदलिया जी। की आजादी को इंश्योर करते हैं? ये उस अदलिया की लगाए गए जजेस के फैसले हैं जिसे एग्जेक्टिव ने लगाया। वो आपकी बात था, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी तीसरा आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। तीसरा आपको तो नुकता जो वकील होना आता है, चाहिए इमरान। लेकिन तीसरा नुकता आता है जी, ये देखें कि मंसूर शाह साहब ने जो खत लिखा है, मंसूर शाह साहब के खत में उन्होंने बात की है कि ये आईनी तरमीम, या ये अफरी साहब से उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तरमीम से पहले हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए, तमाम जो आला अदलिया है उन तमाम जजेस के साथ इज्तिमाई तौर पर मुशावरत करनी चाहिए। अब ये मंसूर शाह साहब जो लेटर लिख रहे हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहा जाता है। अपने पूरे 6 सफात के लेटर में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का उन्होंने हवाला नहीं दिया कि कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को और एग्जेक्टिव को पाबंद बनाता है कि आपने अगर अदलिया से मुंसलिक जुड़ी कोई आपने तरमीम करनी है तो आप डेफिनेटली आप पाबंद हैं कि आप अदलिया के साथ मुशावरत करें और बामानी मुशावरत करें, फिर आप वो तरमीम पर कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। किसी आर्टिकल का हवाला ना दिया गया है मंसूरी शाह की तरफ से, ना कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मौजूद है जो कदगन लगाता हो पार्लियामान और एग्जेक्टिव के अख्तियार।